नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे थे। मध्य प्रदेश का इतिहास अभी तक जो हमने पढ़ा वो वंशावली के आधार पर पढ़ा। उसी को आगे बढ़ाते हुए साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। हेडिंग डालिए, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश। साथियों, कलचुरी मूलतः चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चंद्रवंशी क्षत्रिय। साथियों, जो चंद्र लोगों का शासन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा चंद्रवंशों का शासन बुंदेलखंड में रहा है। वहीं उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं के बाद आए हैं। जब बुंदेलखंड के चंद्रवंशी शासक थे, इन्हीं के पूर्वज थे। इनसे संबंधित थे चंद्रवंशी शासक, वो कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की स्थापना साथियों कृष्णराज ने की थी। किसने की थी? कृष्णराज ने। इनकी स्थापना कृष्णराज। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो 550 से 575 ईस्वी के मध्य। साथियों, और कृष्णराज ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया, जो अपनी राजधानी बनाई, वो माहिष्मती को बनाया। किसे बनाया? माहिष्मती। माहिष्मती को कृष्णराज ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया, राजधानी बनाई। लेकिन कुछ समय पश्चात चालुक्य शासकों ने माहिष्मती पर आक्रमण किया और वहाँ के कलचुरियों को पराजित किया। यानी किसने पराजित किया? कलचुरियों को, चालुक्य शासकों ने। चालुक्य शासकों ने कलचुरियों को पराजित किया। और कलचुरियों को माहिष्मती छोड़नी पड़ी। साथियों, यह माहिष्मती से जाके त्रिपुरी में बस गए। कहाँ बसे? त्रिपुरी में। साथियों, त्रिपुरी जबलपुर के पास पड़ता। कहाँ पड़ता? जबलपुर के। अगर हम त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक की बात करें कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो यहाँ नाम आता है काकेल्य प्रथम। काकेल्य प्रथम का साथियों, काकेल्य प्रथम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कलचुरियों की दूसरी शाखा माहिष्मती में स्थापित की थी। यानी इसमें त्रिपुरी में कलचुरियों की जो दूसरी शाखा थी वो त्रिपुरी में स्थापित की इसने, काकेल्य प्रथम ने। इसकी डेट की बात करें तो 845 ईस्वी। 845 ईस्वी में काकेल्य प्रथम ने त्रिपुरी में नई कलचुरी वंश की शाखा की स्थापना की। यानी नए कलचुरी वंश की स्थापना, क्योंकि जो प्रथम कलचुरी वंश था वो तो माहिष्मती में किसने? चालुक्यों से पराजित हो गया था। चालुक्यों ने हराया था उसे, चालुक्यों ने छीन लिया था। कहाँ पहुँच गए? त्रिपुरी। साथियों, इस वंश के एक और शासक हुए जिनका नाम था युवराज प्रथम। क्या नाम था? युवराज प्रथम। साथियों, इन युवराज प्रथम के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। साथियों, राजशेखर ने दो महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं जो एग्जामों में
कई दफ़े पूछ ली जाती हैं। उन कृतियों के नाम हैं काव्यसीमांसा, क्या नाम है? काव्यसीमांसा जो राजशेखर की दूसरी कृति है, इसका नाम है विद्यासाल भंजिका। क्या नाम है? विद्यासाल भंजिका। तो दो कृतियां महत्वपूर्ण किसकी? राजशेखर की। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो युवराज प्रथम का। युवराज प्रथम किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था। इसने त्रिपुरा पर शासन किया। कहाँ, कौन सी शाखा का शासक था? त्रिपुरी शाखा का शासक था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर के पास है। युवराज प्रथम के दरबार राजशेखर विद्वान रहता था। इसने दो महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी, काव्यसीमांसा और विद्यासाल भंजिका। साथियों, कलचुरी वंश में एक और शासक हुए जिनका नाम था गंगादेव विक्रमादित्य, यानी गंगादेव विक्रमादित्य। क्या नाम था? गंगादेव विक्रमादित्य। गंगादेव विक्रमादित्य। साथियों, गंगादेव विक्रमादित्य राजपूत शासकों में एकमात्र ऐसा राजपूत शासक था जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी की और उन सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति को खुदवाया। कौन सा? गंगादेव। गंगादेव कलचुरी वंश का शासक था और संपूर्ण राजपूत शासकों में एकमात्र प्रथम ऐसा शासक था जिसने क्या किया? स्वर्ण सिक्के बनवाए। स्वर्ण सिक्के। और इन सिक्कों पर क्या किया? लक्ष्मी जी की आकृति बनवाई। किसने? गंगादेव ने। इस वंश में एक और महान शासक हुए कर्णदेव। कौन से? कर्णदेव। साथियों, कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर आक्रमण किया। और कहाँ आक्रमण किया कर्णदेव ने? कलिंग। और कलिंग शासकों को पराजित किया। और इसकी एक उपाधि पूछ ली जाती है। इसने कलिंग पर, कर्णदेव ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसके बाद कर्णदेव ने कौन सी उपाधि ली थी? यानी उपाधि का नाम दे दिया जाता है कि ये उपाधि किस शासक ने ली थी? त्रिलिंगाधिपति। त्रिलिंगाधिपति। साथियों, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि किसने ली थी? कर्णदेव ने ली थी। कब ली थी? कलिंग विजय के दौरान। कलिंग विजय के उपरांत त्रिलिंगाधिपति कर्णदेव किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था। साथियों, कलचुरी वंश के अंतिम शासक हुए विजय सिंह। एक्चुअली में क्या हुआ कि 1181 में, कब? 1181 ईस्वी में कलचुरी वंश का शासक था विजय सिंह। कौन था? विजय सिंह। विजय सिंह के शासनकाल में चंदेल शासक त्रिलोक वर्मन ने त्रिपुरा पर आक्रमण किया। किसने किया? चंदेल शासक। किसने? त्रिलोक वर्मन ने। त्रिलोक वर्मन किस पर आक्रमण किया? त्रिपुरा पर आक्रमण किया, यानी त्रिपुरी पर आक्रमण किया जो जबलपुर के पास है। इस समय यहाँ का शासक कौन था? विजय सिंह था। विजय सिंह को पराजित किया और त्रिपुरी को अपने राज्य में
मिला लिया, यानी अब त्रिपुरी 1881 में किसके अधीन हो गई? चंदेलों के अधीन हो गई। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, त्रिपुरी को चंदेल वंश में किसने मिलाया? चंदेल शासक राज्य में किसने मिलाया? तो आता है त्रिलोक वर्मन का। कलचुरियों को किस शासक ने पराजित किया? तो है त्रिलोक वर्मन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथियों हेडिंग डालिए सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानना है। साथियों सल्तनत कालीन शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन शासक हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। किसने? कौन हुए? सल्तनत कालीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों 1203 में, कब? 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। इस पर बुंदेलखंड। साथियों इस समय बुंदेलखंड का शासक था चंदेल वंशी शासक परमादिदेव। कौन था? परमादिदेव। परमादिदेव। इस परमादिदेव को क्या किया? पराजित किया। और जो 3 क्षेत्र थे, महोबा, कलिंजर और खजुराहो पर अपना शासन स्थापित किया, यानी नियंत्रण स्थापित किया। किसे हराकर? परमादिदेव को। साथियों सल्तनत कालीन एक और शासक हुए इल्तुतमिश। कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। और विदिशा, उज्जैन में जो हिंदू मंदिर थे उन्हें लूटा। कहाँ? विदिशा, यानी विदिशा का नाम भीलसा मिलता है। भीलसा यानी विदिशा। और कहाँ? उज्जैन। उज्जैन के हिंदू मंदिरों को लूटा। और उज्जैन में एक मूर्ति थी राजा विक्रमादित्य की। किसकी मूर्ति थी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य। साथियों विक्रमादित्य की मूर्ति को यहाँ से लेके कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। साथियों फिर से सुनिए, सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। विदिशा यानी भीलसा और उज्जैन में जो प्रमुख हिंदू मंदिर थे उन्हें लूटा। और यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि उज्जैन में जो विक्रमादित्य की मूर्ति थी उसे दिल्ली कौन लेके गया? साथियों जब कौन लेके गया एक क्वेश्चन आता है तो नाम आता है इल्तुतमिश का। अगर हम मध्यकालीन भारत को पढ़ें तो इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? साथियों यह गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। सल्तनत कालीन साथियों एक और शासक हुए जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों मालवा पर आक्रमण किया। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी एक सेनापति था आइन ए उल मुल्क। क्या नाम था? आइन उल मुल्क। इसने क्या किया? मालवा पर आक्रमण किया।
इस समय मालवा के शासक थे महलक देव। कौन थे? महलक देव को पराजित कर मालवा पर अधिकार स्थापित किया। क्या किया? अधिकार स्थापित किया। सल्तनत कालीन इतिहास का हमें इतना पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम मुगल काल के बारे में। साथियों, हेडिंग डालिए मुगल काल। साथियों, मुगल काल का इतिहास बाबर से प्रारंभ होता है। एक्चुअली में क्या किया कि जब मुगलों ने चंदेरी पर आक्रमण किया, मालवा पर आक्रमण किया, तो चंदेरी के शासक थे मैदानी राव। 1528 में आपने मैदानी का युद्ध सुना होगा, तो बाबर और मैदानी राव के मध्य हुआ चंदेरी का युद्ध, तो यहीं से प्रारंभ होता है। 1528 में क्या किया कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। जो यहाँ का शासक था वो मैदानी राव था, उसे पराजित किया और चंदेरी पर अपना शासन स्थापित किया। इसने बाबर। साथियों, बाबर ने कब? 1528 में। अब 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया। एक्चुअली आक्रमण तो उसने मालवा पर किया था, लेकिन चंदेली में एक युद्ध हुआ था। कब हुआ? चंदेली। यहाँ का शासक था साथियों मैदानी राय, जिसका नाम क्या था? मैदानी राय। मैदानी राय। साथियों, इस मैदानी राय को बाबर ने पराजित किया और मालवा पर अपना शासन स्थापित किया, यानी मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। हुमायूं ने साथियों मांडू पर आक्रमण किया, मांडू पर शासन स्थापित किया। दूसरा इसका पुत्र लड़का कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं ने भी कहाँ स्थापित किया? मांडू। हुमायूं ने मांडू धार में पड़ता है, धार जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, मांडू वहाँ पड़ता है, एक पर्यटन स्थल है। हुमायूं ने भी कहाँ शासन स्थापित किया? मांडू पर। आगे चलकर हुमायूं का जो लड़का आया अकबर, अकबर महान, क्या नाम है? अकबर। साथियों, अकबर के सेनापति थे आसफ खान। कौन था? आसफ खान। आसफ खान। इस आसफ खान ने 1564 में कब? गढ़मंडला की शासिका दुर्गाबाई के विरुद्ध आक्रमण किया, यानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, गढ़मंडला पर आक्रमण किया। किसने? आसफ खान ने। आसफ खान कौन था? अकबर का सेनापति। दुर्गावती पराजित हुई। कहाँ आक्रमण किया इसने? आसफ खान ने गढ़मंडला पर। गढ़मंडला पर आक्रमण किया। साथियों, यहाँ का शासक जो था रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती। जब रानी दुर्गावती आसफ खान से पराजित होने लगी, तो साथियों रानी दुर्गावती एक अंगरक्षिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई। क्या नाम था? झलकारी बाई। इन्होंने झलकारी बाई की कटार निकालकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? तो रानी दुर्गावती ने क्या किया? झलकारी बाई की कटार निकालकर अपनी आत्महत्या कर ली। फिर इसकी कहानी को फिर सुनिए।
अकबर के शासनकाल में अकबर का एक सेनापति था आसफ खान। आसफ खान की बात करें साथियों, इलाहाबाद का सूबेदार था अकबर के शासनकाल में। इसने उसे इलाहाबाद से बुलाया और गढ़मंडला पर आक्रमण करने को कहा, उसे अपने अधीन करने को कहा। आसफ खान 1564 में गढ़मंडला पहुंचा। रानी दुर्गावती के विरुद्ध जमकर युद्ध हुआ। जब रानी दुर्गावती पराजित होने लगी तो उनने अपने स्वयं की अंगरक्षिका झलकारी बाई की कटार निकालकर स्वयं आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो जब निहत्ती थी उनके हाथ से तलवार छूट गई थी लड़ते लड़ते, तो उन्हें कोई चांस नहीं दिखा, तो उन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार न करने के पश्चात अपनी आत्महत्या कर ली थी। किसने? झलकारी बाई ने। साथियों अकबर ने जब मालवा पर साथियों अकबर ने मांडू पर आक्रमण किया। अकबर ने कहाँ आक्रमण किया? मांडू पर। मांडू के शासक हुआ करते साथियों बाज बहादुर। क्या नाम था इनका? मांडू के शासक का नाम था बाज बहादुर। जब अकबर ने मांडू पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर को पराजित किया। किसने किया? बाज बहादुर पराजित, अकबर ने। साथियों मांडू बाज बहादुर और बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। कौन थी? रूपमती। इनके शासनकाल में यानी बाज बहादुर और रूपमती के शासनकाल में मांडू संगीत कला के लिए प्रसिद्ध था। किस कला के लिए प्रसिद्ध था? संगीत कला के लिए। संगीत कला के लिए प्रसिद्ध था। साथियों यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत एग्जामों में बार बार पूछा गया है। अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन, साथियों वो मूल रूप से रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तानसेन। तो तानसेन थे वो मूलतः वो रीवा नरेश, किसकी? रीवा नरेश थे रामचंद्र बघेल। रामचंद्र बघेल की दरबारी कवि थे, लेकिन अकबर के सेनापति आसफ खान से पराजित होने के पश्चात है मुगल दरबार में आ गए। जब तानसेन की गुरु की बात करते हैं तो साथियों तानसेन ने ग्वालियर में रहकर गौस मोहम्मद से, किसने? कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर में किससे? गौस मोहम्मद से संगीत की शिक्षा ली और वृंदावन में जाके, कहाँ? वृंदावन में रहकर हरिदास संगीत कला की शिक्षा ली। इन तानसेन की कौन कौन गुरु हैं? 2 गुरु हैं, एक गौस मोहम्मद, हरिदास। हरिदास कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। और गौस मोहम्मद कहाँ रहते थे? ग्वालियर में रहते थे। साथियों तानसेन का जो मुख्य नाम है, प्रमुख नाम है, वो क्या है? रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे। ये तानसेन का वास्तविक नाम है। क्या है? तानसेन का ये वास्तविक नाम है। लेकिन साथियों रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दी थी तानसेन की उपाधि? अकबर ने दी थी। अकबर ने एक उपाधि और दी थी, कंठाभरण वाणी विशाल। कंठाभरण वाणी विशाल। क्या? कंठाभरण वाणी विशाल। यानी तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे संग है। इन्हें तानसेन की उपाधि और कंठाभरण वाणी विशाल की उपाधि किसने दी थी?
अकबर ने दी थी। साथियों मुगल कालीन एक और शासक हुए शेर शाह सूरी। कौन हुए? शेर शाह सूरी। साथियों शेर शाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। किसे? रायसेन। शेर शाह सूरी ने कहाँ आक्रमण किया? रायसेन पर आक्रमण किया। तो यहाँ का शासक पूर्णमल था। कौन था? पूर्णमल। इस पूर्णमल को पराजित कर रायसेन पर अपना शासन स्थापित किया। साथियों ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो उसका रायसेन का अभियान था, यह उसके जीवन पर एक कलंक साबित हुआ। क्या साबित हुआ? कलंक साबित हुआ, यानी कलंक माना जाता है रायसेन का अभियान शेर शाह सूरी। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब शेर शाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया तो साथ यहाँ की स्त्रियों के साथ इसने बहुत दुर्व्यवहार से काम किया। तो यहाँ के गुरु थे, शायद उनका नाम नहीं मालूम, ऐसा माना जाता है कि उनकी शराब लगी इसे शेर शाह सूरी को। और शेर शाह सूरी ने जो अंतिम अभियान चलाया कलिंजर, कहाँ? कलिंजर। यहाँ शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई दीवार के गिरने से। साथ ही जब शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया तो यहाँ के दुर्ग इस प्रकार से बने हुए थे कि जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ युद्ध चल रहा था, वहीं पर एक दीवार गिरी, उसी के नीचे दब के शेर शाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? कलिंजर में हो गई थी। थोड़ा हम औरंगजेब के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। हम थोड़ी इसे भी जान लेते हैं। साथियों जब औरंगजेब शासन बना तो उसे शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए अपने भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। किसे? औरंगजेब को। जब उसे भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा, जब हम उस युद्ध के नाम पूछें तो युद्ध का नाम होता है धर्मट का युद्ध। कौन सा? धर्मट। एक्चुअली में धर्मट का युद्ध औरंगजेब और इसके भाई दारा सिकोह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ धर्मट का युद्ध? औरंगजेब और इसका एक भाई था दारा सिकोह। इन दो भाइयों के मध्य धर्मट का युद्ध हुआ। और धर्मट कहाँ पड़ता है साथियों? उज्जैन के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्जैन के पास पड़ता है। अगर हम इस उत्तराधिकार के युद्ध की डेट की बात करें तो डेट आती है 1658 ईस्वी। 1658 ईस्वी में जो धर्मट का युद्ध हुआ वो उत्तराधिकार का युद्ध था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। दारा सिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था औरंगजेब का जन्म? औरंगजेब का जो जन्म हुआ था तो यह उज्जैन के पास, कहाँ? उज्जैन के पास दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? स्थान पर। एक साथियों एक नोट लिख लीजिए।
रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो बरेला मंडला में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? बरेला मंडला। बरेला कहाँ? मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला, वहाँ बनाई गई। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बरेला मंडला में है। इतिहास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।